सभी को मेरा नमस्कार। लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुण्य आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज विश्व भूगोल की सीरीज के अंदर हम छठा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का विस्तार से अध्ययन करेंगे। और तो मैं तमाम विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि ये जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो डाले जा रहे हैं ये बीए पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एमए ज्योग्राफी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सहायकफुल रहेगा। और ये अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो न केवल सिलेबस बल्कि कंपटीशन एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो चलो अपने शुरू करते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो पहले दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की ग्लोब के अंदर स्थिति देख लेते हैं। तो ये आ जाता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की यदि हम बात करते हैं, विषुवत रेखा इसके उत्तर से यानी गुजरती है, उत्तरी भाग से, और मकर रेखा दक्षिण से गुजरती है। वैसे देखें तो इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आ जाता है, कुछ पार्ट है वो आ जाता है उत्तरी गोलार्ध के अंदर। और इस महासागर की यदि हम स्थिति देखना चाहें तो इस महासागर के उत्तर के अंदर बेरिंग जल संधि या पनामा नहर के द्वारा यह अलग होता है। इसके अलावा उत्तर में ही यहाँ एक सागर है, कैरिबियन सागर, इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। वहीं हम बात करते हैं उत्तर पूर्व के अंदर, यानी यदि उत्तर पूर्व वाली ये जो लोकेशन है इसमें यदि हम देखें तो इसके उत्तरी अटलांटिक महासागर आ जाता है। वहीं यदि हम बात करते हैं पूर्व के अंदर तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर इसकी दक्षिणी सीमा का निर्धारण कर सकता है। अपने मैप में भी देखें, यानी ये कैरिबियन सागर हो गया उत्तर पूर्व में, यानी ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का पार्ट हो गया, और पूर्व के अंदर दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, इसकी सीमा का निर्धारण करता है। यदि हम दक्षिण के अंदर बात करते हैं तो दक्षिण के अंदर यानी अंटार्कटिका महाद्वीप से ड्रैगन जल संधि से यह अलग होता है। यहाँ एक छोटा सा सागर है स्कोटिया सागर, यह हालांकि दक्षिणी अमेरिका से काफी दूर है, फिर भी यदि हम देखें दक्षिण जॉर्जिया यानी स्कोटिया सागर के अंदर स्थित है। नीचे इसके कौन सा महाद्वीप आ जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप आ जाता है, जो विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप आता है। फिर यदि हम बात करते हैं पश्चिम के अंदर, तो पश्चिम के अंदर प्रशांत महासागर इसकी क्या है, सीमा का निर्धारण है वो करता है। तो अब हम देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो मुख्य रूप से क्या है, क्षेत्रफल कितना है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप देखें तो संपूर्ण ग्लोब के तो 3.48% भाग पर फैला हुआ है, और विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका। फिर यदि हम बात करते हैं, यदि स्थलमंडल की बात करते हैं तो स्थलमंडल के यानी 12% भाग पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप फैला हुआ है। तो इसकी यानी कर्क और मकर रेखा के बीच अधिकांश भाग आ जाता है। तो यहाँ यानी उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है वो प्रमुख रूप से इस महाद्वीप में पाई जाती है। और फिर यदि हम देखें जनसंख्या की दृष्टि से तो ये 5वां बड़ा महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका। फिर आगे हम डिस्कस करते हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कुल 15 देश हैं, जिसमें 12 तो स्वतंत्र देश है, 3 मुख्य रूप से क्या है, अधीन देश है। यदि हम अधीन देश की लोकेशन यदि हम देखना चाहें, कौन कौन से देश कौन से यानी मुख्य रूप से क्या है देश के अधीन है, तो एक तो ये आ जाता है भैया यानी फ्रेंच गुयाना। ये फ्रेंच गुयाना है, ये क्या किसके अधीन है भाई, फ्रांस। कौन से देश के अधीन है, और फ्रांस कौन सा कहाँ का देश है, यानी फ्रांस है यूरोप का। तो यानी इसकी भौगोलिक स्थिति तो है दक्षिणी अमेरिका में, लेकिन ये निवेश के रूप में यानी फ्रांस के अधीन आ जाता है। दूसरा यदि हम देखना चाहें, नीचे दक्षिण अफ्रीका के यानी पश्चिम में फॉकलैंड द्वीप समूह आ जाता है, और फॉकलैंड द्वीप समूह भी यूरोप का एक देश है, यानी ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम,
तो यूनाइटेड किंगडम के अधीन है मुख्य रूप से क्या है, कौन सा, फॉकलैंड द्वीप। और फॉकलैंड द्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है, यानी फॉकलैंड द्वीप। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर मुख्य स्कोटिया सागर के थोड़ा सा उत्तर के अंदर दक्षिणी जॉर्जिया है। दक्षिणी जॉर्जिया मुख्य रूप से क्या है, इसके पास भी प्यूटो है। तो प्यूटो और दक्षिण जॉर्जिया है, ये भी यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के अधीन है, जो यूरोपीय देश है। तो इनकी भौगोलिक स्थिति तो दक्षिणी अमेरिका के पास है, लेकिन ये मुख्य रूप से अधीन इनके है, यानी फ्रेंच गुयाना फ्रांस के, और दक्षिणी जॉर्जिया, और इसके अलावा यानी फॉकलैंड द्वीप समूह, और इसके अलावा यदि हम देखना चाहें प्यूटो, यानी मुख्य रूप से दक्षिणी जॉर्जिया, दक्षिणी सैंडविच, ये मुख्य रूप से क्या है, यूनाइटेड किंगडम के अधीन है, और फ्रेंच गुयाना फ्रांस के अधीन है। फिर हम आगे देखते हैं कि 12 जो देश हैं, और 12 देश में सबसे बड़ा देश है जो ये, यानी ये वाला जो देश है, ये देश है कौन सा, ब्राजील। तो ब्राजील इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या दोनों में इसका स्थान आता है। छोटे का हमने डिस्कस कर लिया भी, ये फॉकलैंड द्वीप समूह है वो सबसे छोटे देशों में आता है। और जो मुख्य रूप से ब्राजील काफी लंबा चौड़ा है, और मैं यूं कहूं 90% देशों, यानी 12 में से 10 देशों की सीमाएं हैं वो प्रमुख रूप से क्या है, ब्राजील से लगती है। ब्राजील की राजधानी की बात करते हैं तो ब्राजीलिया आ जाता है। तो कौन से 2 देश हैं जिसके ब्राजील की सीमा नहीं लगती, तो एक तो इधर आ जाता है इक्वाडोर, कौन सा देश आ जाता है यहाँ, इक्वाडोर देश आ जाता है। दूसरा यदि हम देश की यदि हम बात करते हैं तो ये एक लंबा सा देश है चिली। तो चिली और इन देशों के सीमाएं हैं वो नहीं लगती। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो इन 2 देशों की सीमाएं हैं वो इससे नहीं लगती है। फिर यदि हम बात करते हैं कि यानी इनके अधिकांश देशों की सीमाएं हैं वो किन से लगती है, यानी समुद्र के तट से लगती है। 2 देश ऐसे हैं जिनकी यानी आंतरिक अंतःस्थलीय देश हैं, जिनकी समुद्र की तटवर्ती सीमा नहीं लगती। वो देश कौन से हैं, उनकी यदि हम बात करते हैं तो एक तो ये देश आ जाता है पराग्वे, जो यानी ब्राजील लग जाता है, इधर बात अर्जेंटीना लग जाता है। दूसरा देश इधर चिली लग जाता है, इधर ब्राजील लग जाता है, ये बोलिविया। तो बोलिविया और पराग्वे मुख्य रूप से क्या है, दोनों देश अंतःस्थलीय देश मुख्य रूप से क्या है, स्थित है। तो ये आ जाते हैं दोनों देश। अब प्रमुख जो देश हैं और उनकी राजधानियों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो यानी हमने बात की ब्राजील की, ब्राजील या वेनेजुएला देश है, वेनेजुएला देश की यदि हम बात करते हैं तो कराकस इसकी राजधानी है। फिर बात करते हैं वेनेजुएला के यानी पश्चिम में कोलंबिया है जिसकी राजधानी है बागोटा, क्योंकि ये भी यूपीएससी जैसे एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर यहाँ एक देश आ जाता है इक्वाडोर, जो तटवर्ती देश है, और इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो। एक तो क्योटो, वो तो जापान में, क्यूटो है वो किसकी राजधानी है, यानी इक्वाडोर की राजधानी है। इसके बाद ये देश आ जाता है पेरू, और पेरू की राजधानी आ जाती है लीमा स्थित है। इसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं, ये एक लंबा सा देश है जो यानी सारा का सारा यानी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो इस पेरू की राजधानी चिली की राजधानी आ जाती है सैंटियागो, और इसके अलावा अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना की राजधानी आ जाती है ब्यूनस आयर्स, ये राजधानी ब्यूनस आयर्स। तो इस प्रकार यानी ये तो हो गए मुख्य देश और उसकी राजधानियां। इसके अलावा कौन कौन से देश हैं, जैसे पराग्वे देश आ जाता है, पराग्वे, गयाना और सूरिनाम, यानी ये 3 देश बॉर्डरवर्ती है। और फ्रेंच गुयाना है वो किसके, फ्रांस के अधीन आ जाता है। उरुग्वे आ जाता है, और इसके अलावा बोलिविया देश भी मुख्य रूप से क्या है, दक्षिण अमेरिका का देश है। अब हम बात करते हैं
कि जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दो प्रधान अक्षांश रेखाएं इससे गुजरती है। तो नंबर एक तो हम ये देखते हैं, यानी ये जो डैश डैश लाइन दर्शाई गई है, ये रेखा है विषुवत रेखा, जिसको हम 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं। तो 0 डिग्री लाइन है, वो 3 देशों से गुजरती है, जैसे ये दिखाई दे रहा है, कौन सा, इक्वाडोर, इसके बाद थोड़ा सा कोलंबिया आता है, और उसके बाद ब्राजील देश से होकर गुजरती है कौन सी, विषुवत रेखा। उसके बाद यदि हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर जो मकर रेखा गुजरती है, यानी 23.5 दक्षिणी अक्षांश, वो 4 देशों से गुजरती है भाई। देखिए, एक तो गुजरती है यहाँ चिली के बाद जाता है अर्जेंटीना, पराग्वे, और उसके बाद ब्राजील। तो ब्राजील ऐसा देश है जिसमें मुख्य रूप से क्या, भूमध्य रेखा भी गुजरती है और मुख्य रूप से मकर रेखा भी गुजरती है। दोनों रेखाएं यानी गुजरती है ब्राजील देश से। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियों की। तो जब नदियों की बात आती है तो इसके अंदर यदि हम देखें तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी आ जाती है कौन सी, अमेजन नदी। और अमेजन नदी की लंबाई है 6570 किलोमीटर। और अमेजन नदी लंबाई के दृष्टिकोण से विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रथम लंबी नदी कौन सी आ जाती है भाई, नील आ जाती है, जो 6600 किलोमीटर लगभग पाई जाती है। फिर यदि दूसरा प्रश्न इसके अंदर अमेजन के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि अमेजन नदी है वो अपुआ क्षेत्र या यूं कहें अपुआ बेसिन के आधार पर, यानी ये मुख्य नदी और उसके सहायक नदियों का जो अपुआ तंत्र होता है वो अपुआ बेसिन कहलाता है। तो उस दृष्टिकोण से सबसे बड़ी नदी आ जाती है कौन सी, अमेजन नदी। तो लंबी नदी आएगी कौन सी, नील नदी, उसके बाद दूसरा स्थान आता है अमेजन का। और बड़ी नदी की बात करते हैं अपुआ क्षेत्र की दृष्टिकोण से तो आ जाती है अमेजन नदी। तो अमेजन नदी विषुवत रेखा पर काटती है, देखिए ये विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा के ऊपर जाकर यहाँ अपना मुहाना बनाती है। तो ये एकमात्र उदाहरण है। दूसरा यदि हम बात करते हैं, अमेजन विषुवत रेखीय क्षेत्र है, सघन वन जीव जंतु वनस्पति पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा इन्हीं अमेजन के जंगलों के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, पाया जाता है। तो यहाँ उष्णकटिबंधीय यानी विषुवत रेखीय घास के मैदान भी पाए जाते हैं, उनका हम डिस्कस करेंगे। तो ये आ जाता है यानी मुख्य रूप से क्या है, यानी अमेजन नदी। तो अमेजन नदी के बाद रियो मात्रो नदी। तो रियो मात्रो नदी है, ये देश है पीरू से निकलती हुई और प्रशांत महासागर के अंदर यानी गिरती है कहाँ, ब्राजील, कोलंबिया, बोलिविया, इक्वाडोर होते हुए कैरिबियन सागर के अंदर ये नदी है वो गिरती है कौन सी, रियो मात्रो, जो ब्राजील, कोलंबिया, बोलिविया, इक्वाडोर और मुख्य रूप से क्या है पेरू से निकलकर और कैरिबियन सागर के अंदर गिरती है। इसके बाद थर्ड नदी आ जाती है ओर्निको नदी। तो ओर्निको नदी मुख्य रूप से क्या है, यानी पराना, पराग्वे, उरुग्वे के अंदर बहती है। तो पराना, उरुग्वे के अंदर मुख्य रूप से क्या है, यानी यहां से निकलती है ये और यहां से निकलते हुए पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे होते हुए और ये दक्षिण अटलांटिक महासागर के अंदर ये मुख्य रूप से क्या है, यानी ला प्लांटा की खाड़ी के अंदर गिरती है। और ओर्निको नदी मुख्य रूप से क्या है, यानी इसकी एक सहायक नदी है कैरो, और कैरो नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है वो, यानी ये तो इधर आ जाता है वेनेजुएला के अंदर। तो ये कैरो नदी आ जाती है। इसके बाद यदि हम देखते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे लंबा जलप्रपात यानी सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो यदि हम बात करते हैं वेनेजुएला देश के अंदर दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है, 979 मीटर स्थित है और ये आ जाता है ओर्निको नदी बेसिन के अंदर। तो ये दिखाया गया है, यानी
मुख्य रूप से वेनेजुएला, और वेनेजुएला के अंदर ही मुख्य रूप से क्या है, यानी यहाँ है ओर्निको और या कैरो इसकी सहायक नदी है। तो कैरो की सहायक नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात 979 मीटर ऊंचा है, वो स्थित है। और ये यूपीएससी, आरएस और के अंदर, एसएससी के अंदर ये प्रश्न है पूछा जा चुका है। तो ये तो आ जाता है कौन सा, यानी एंजिल जलप्रपात जो ओर्निको की सहायक नदी कैरो पर स्थित है। इसके बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का यानी लंबे जलप्रपात की बात करते हैं तो एकागुआजू जलप्रपात सबसे लंबा जलप्रपात है, वो स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रेणियों। तो प्रमुख पर्वत श्रेणियों की जब बात आती है तो मुख्य रूप से क्या है, एक पर्वत श्रेणी आ जाती है एंडीज, जो एंडीज कोलंबिया से शुरू होकर यानी यहाँ पेरू, चिली, अर्जेंटीना तक मुख्य रूप से फैली हुई है। तो यदि हम बात करते हैं यानी एंडीज पर्वत श्रेणी की, तो एंडीज पर्वत श्रेणी है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जिसकी लंबाई 7200 किलोमीटर लंबाई के अंदर है यह पर्वत श्रेणी फैली हुई है। तो इसकी स्थिति देखें तो यह कोलंबिया आ जाता है, इक्वाडोर आ जाता है, ये पेरू आ जाता है, और इधर यानी थोड़ा सा बोलिविया वाला पार्ट आ जाता है, इधर चिली, अर्जेंटीना होते हुए मुख्य रूप से क्या है, दक्षिण तक मुख्य रूप से क्या है 7200 किलोमीटर की लंबाई के अंदर फैली हुई है। और इसी पर ही यानी चिली और इसकी सीमा के ऊपर यानी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, यानी विश्व की नहीं, एंडीज की और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी एकागुआ पर्वत श्रेणी 6960 मीटर ऊंचाई लिए हुए है। तो ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि एंडीज की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो माउंट एकागुआ 6960 मीटर ऊंची है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं दूसरा जो पर्वत श्रेणी आ जाती है वो आ जाता है यानी सीरा दे मोंटीवेक्स पर्वत श्रेणी। सीरा दे मोंटीवेक्स पर्वत श्रेणी है वो यानी अर्जेंटीना देश के अंदर स्थित है। कहाँ, सॉरी, ब्राजील के अंदर स्थित है, ये इसकी लोकेशन है। यानी कौन सी, सियरा दे मोंटीवेक्स श्रेणी ब्राजील देश के अंदर स्थित है। अब हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थलों के बारे में। तो मरुस्थल के अंदर बात करते हैं तो सर्वप्रथम आ जाता है आटाकामा मरुस्थल। तो आटाकामा मरुस्थल है जिसका कुछ भाग पेरू में आ जाता है, बोलिविया में आ जाता है, चिली के अंदर आ जाता है और अर्जेंटीना, इन देशों के अंदर है यानी ये आटाकामा मरुस्थल फैला हुआ है। और आटाकामा मरुस्थल यानी बात करते हैं एंडीज पर्वत श्रेणी के पश्चिम के अंदर है, और पश्चिम में स्थित होने के कारण यानी हवाएं चलती है, यानी व्यापारिक हवाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में, जिसके कारण यानी पूर्वी भाग और मध्य भाग में तो अच्छी यानी वर्षा होती है, लेकिन एंडीज पर्वत श्रेणी के पश्चिम के अंदर वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल है कौन सा, आटाकामा मरुस्थल। और आटाकामा मरुस्थल का एक जो क्षेत्र है एरिका, कौन सा, एरिका क्षेत्र है जो विश्व का सबसे शुष्कतम क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां वर्षा होती है 0.08 सेमी वर्षा होती है। तो विश्व का सबसे शुष्कतम क्षेत्र भी यानी यहाँ आटाकामा मरुस्थल के अंदर स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं आटाकामा मरुस्थल की स्थिति आपने देख ली, इधर पेरू आ जाता है, बोलिविया आ जाता है, चिली आ जाती है, अर्जेंटीना आ जाती है, और यानी एंडीज के पश्चिम के अंदर स्थित है। तो विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है। और यानी यूपीएससी के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था कि आटाकामा मरुस्थल
विश्व में कौन सा खनिज के उत्पादन में सर्वाधिक होता है? तो नाइट्रेट के उत्पादन में यानी आटाकामा मरुस्थल विश्व में प्रथम स्थान पर आता है। कौन सा? आटाकामा मरुस्थल, नाइट्रेट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं पेरुवियन मरुस्थल, यानी ये एक देश है पेरू, और पेरू के अंदर पेरुवियन मरुस्थल है वो स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं मोंटे मरुस्थल। तो मोंटे मरुस्थल है की लोकेशन आ जाती है, ये जो अर्जेंटीना देश में स्थित है भाई, मोंटे मरुस्थल इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद मोंटे से जब दक्षिण में आते हैं तो यहाँ एक मरुस्थल आता है पेंटागोनिया का मरुस्थल, जो पेंटागोनिया के मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है। और इसके अंदर बात करते हैं तो ये दो देशों के अंदर इसकी स्थिति पाई जाती है। एक तो इसका स्थान है अर्जेंटीना और दूसरा चिली। तो चिली और अर्जेंटीना में पेंटागोनिया का मरुस्थल पाया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो यानी मोंटे मरुस्थल हो गया अर्जेंटीना, पेंटागोनिया, चिली और अर्जेंटीना के अंदर। फिर बात करते हैं आटाकामा, यानी मुख्य रूप से पेरू, बोलिविया, चिली और इसके अंदर अर्जेंटीना के अंदर फैला हुआ है। पेरू मरुस्थल पेरू के अंदर फैला हुआ है। तो ये तो आ जाते हैं यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख कौन कौन क्या आ जाते हैं, यानी महासागर आ जाते हैं भाई। इसके यानी दूसरा यदि हम बात करते हैं इसके पठार कौन कौन से पाए जाते हैं, तो पठार की यदि हम लोकेशन देखना चाहें तो उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपने। अब हम डिस्कस करते हैं, यानी पहले हम बात कर लेते हैं घास के मैदानों की। तो दक्षिणी अमेरिका यानी हम बात करते हैं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में पाई जाती है। तो यहाँ शीतोष्ण घास के मैदान भी पाए जाते हैं, उपोष्ण घास के मैदान भी पाए जाते हैं और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाते हैं। तो नंबर 1 आ जाता है पंपाज घास का मैदान। तो पंपाज घास के मैदान की यदि हम बात करते हैं तो ये आ जाता है यानी कौन से देश में भाई, लाप्लांटा नदी है, यानी ये आ जाता है पंपाज, ये वाला जो क्षेत्र है पंपाज घास के मैदान कहाँ, यानी लाप्लांटा नदी, ये इधर आ जाता है। पंपाज घास का मैदान है वो लाप्लांटा नदी के चारों ओर शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कौन सा, यानी ये पंपाज घास का मैदान। फिर बात करते हैं कैंपास घास का मैदान है, वो पाया जाता है ब्राजील के अंदर स्थित है और इसके अंदर अमेजन नदी बेसिन के अंदर स्थित है और ब्राजील के यह एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है वो स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लानोज। तो लानोज ओर्निको नदी घाटी वह गायना में पाया जाता है। तो ये आ गया कौन सा, यानी ओर्निको नदी घाटी गायना। गायना की लोकेशन यदि हम देखें तो ये आ जाता है लानोज। तो लानोज है वो, लानोज की स्थिति देखें तो ये लोकेशन इसके अंदर दिखाया गया गायना का पठार, जो यानी वेनेजुएला के अंदर आ जाता है और गायना देश के अंदर इसकी स्थिति है वो पाई जाती है। तो पहाड़ी ढालों पर उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। फिर अमेजन नदी बेसिन में ही
यानी उपोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान यानी सेलवास पाया जाता है। सेलवास की स्थिति आ जाती है ये। सेलवास भी यानी उष्ण कटिबंधीय घास का वो आ जाता है, उपोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कंपोज, और यानी सेलवास आ जाता है यानी उपोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं पठारों की। तो पठार यदि हम देखते हैं तो 2-3 पठार है वो प्रमुखतः इसके अंदर पाए जाते हैं। तो जिसमें एक तो आ जाता है यानी पेंटोगोनिया का पठार। तो पेंटोगोनिया के पठार की बात करते हैं तो खनिजों का भंडार है ये पठार, और अर्जेंटीना देश के अंदर स्थित है, और सबसे बड़ा यानी मरुस्थल, ये शीत मरुस्थल है ये पेंटोगोनिया का पठार। फिर बात करते हैं गायना का पठार। तो गायना का पठार है वो मुख्य रूप से क्या है, गायना और वेनेजुएला के अंदर स्थित है गायना का पठार। तो गायना का पठार गायना और वेनेजुएला के अंदर इसकी स्थिति है वो पाई जाती है। इसके अलावा ब्राजील देश के अंदर ब्राजील का पठार भी पाया जाता है। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें तो इसके अंदर छोटे छोटे बोलिवियो के अंदर भी बोलिवियो का पठार है वो पाया जाता है। तो ये हो गया पठार। इसके बाद हम बात करते हैं कि ब्राजील के अंदर यानी कहवा की कृषि की जाती है, कॉफी की कृषि की जाती है, और कॉफी की कृषि के जो बागान होते हैं उन बागानों को फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। और ये प्रश्न यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर केवीएस नवोदय विद्यालय में ये प्रश्न आ चुका है कि ब्राजील में कहवा के बागानों को क्या कहते हैं, फजेंडा कहते हैं, क्योंकि ब्राजील विश्व का सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है, और कॉफी बंदरगाह कहा जाता है सैंटोस। सैंटोस को कॉफी बंदरगाह कहते हैं। सैंटोस की लोकेशन देखना चाहें तो ये आ जाता है यानी सैंटोस बंदरगाह, सैंटोस बंदरगाह। और यहाँ का एक यानी शहर है जहां यानी कॉफी की मंडी स्थित है, तो वो कहवा मंडी स्थित है, यानी ये क्षेत्र है सोआ पोलो। कौन सा है, सोआ पोलो, जो आंतरिक भाग में है, यहाँ कहवा की मंडी स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्राजील ने केवल मुख्य रूप से कहवा की कृषि करता है, और कहवा अधिक होने का कारण ब्राजील को कहवा का पात्र भी कहते हैं। गन्ने के उत्पादन में भी मुख्य रूप से क्या है, यानी दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन है वो करता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं ब्राजील के अंदर, तो ब्राजील के बाद अब नेक्स्ट अपने आते हैं कौन सा देश आ जाता है, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना की स्थिति आ जाती है ये, और यहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं, पशुचारण ज्यादा किया जाता है, डेयरी उद्योग का विकास ज्यादा है, और यहाँ पर अर्जेंटीना के अंदर प्रमुख रूप से यानी विशाल पशु फार्मों में पशुओं को रखते हैं, उसको कहते हैं एक्टासिया कहा जाता है। एक्टासिया क्या है, यानी अर्जेंटीना के अंदर विशाल पशु फार्म होते हैं एक्टासिया, और पशुपालक होते हैं उसको कहते हैं गवांको। क्या कहा जाता है, गवांको के नाम से कहा जाता है। और विश्व का सबसे अधिक यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का मांस निर्यात करता है अर्जेंटीना देश। तो फिर बात करते हैं अर्जेंटीना विश्व में दूसरा सबसे बड़ा विश्व का देश है जो सूरजमुखी के बीज का निर्यात करता है, सबसे ज्यादा उत्पादन में भी दूसरा और निर्यात के अंदर भी दूसरा है। और अर्जेंटीना में भी एक अर्धचंद्राकार यानी कृषि पेटी पाई जाती है जहां गेहूं की कृषि प्रमुखतः की जाती है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं अर्जेंटीना दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक मक्का कॉर्न का भी उत्पादन है वो, यानी कौन करता है, अर्जेंटीना करता है। इसके बाद हम बात करते हैं अर्जेंटीना और चिली की सीमा के ऊपर विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी आजो सलाडो 6993 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा एक देश आ जाता है कौन सा, यानी इक्वाडोर। तो
तो इक्वाडोर देश के अंदर यानी भी एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है जिसको कोटोपैक्सी के नाम से जाना जाता है। कौन सा? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित एक सक्रिय का मतलब जिसमें कंटिन्यू प्रोसेस के अंदर यानी लावा, गैसें की मात्रा और विभिन्न प्रकार के अवसाद बाहर निकलते रहते हैं। विश्व में 500 सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में भी एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है यानी बैरन द्वीप। तो आपके लिए आज मेरा प्रश्न यह है कि भारत में एकमात्र यानी अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित मर्द ज्वालामुखी कौन सा है? तो उसको आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं कि अर्जेंटीना कपास का उत्पादक क्षेत्र चैको मैदान है, यानी यहाँ चैको का मैदान है वो स्थित है जो कपास उत्पादन के लिए विख्यात है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है पेरू, यानी ये आ जाता है पेरू। और पेरू में क्यों? क्योंकि यह गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं और मिलने के कारण मत्स्य के लिए यानी प्लैंक्टन वनस्पति चूना पर्याप्त मात्रा में मिलता है। सर्वाधिक मुख्य रूप से क्या है? मत्स्य पाई जाती है। और इसी तट के ऊपर भी एक धारा बहती है, पेरुवियन धारा। और पेरुवियन धारा ठंडी जलधारा है जिसकी खोज भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट ने की थी। इसलिए ये भी नेट के अंदर पूछा जाता है कि हम्बोल्ट धारा कहाँ पर पड़ती है? तो पेरू धारा का ही नाम हम्बोल्ट धारा है जो पेरू के तट के सहारे बहती है। हालांकि प्रशांत महासागर स्थित है लेकिन फिर भी पेरू चिली के अंदर वर्षा बहुत ही कम होती है। और इसका मुख्य कारण यानी एक तो वृष्टि छाया प्रदेश, दूसरा ये जो धाराएं ठंडी धाराएं बहती है और ठंडी धाराएं कभी वर्षा नहीं करती। इसके बाद हम बात करते हैं यानी ये एक देश आ जाता है उरुग्वे। तो उरुग्वे देश यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे अधिक नगरीकृत यानी देश है। इसके बाद बात करते हैं मध्य चिली, यानी चिली का जो मध्यवर्ती भाग है इसके अंदर शीतकाल के अंदर वर्षा होती है। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम देखना चाहें तो पेरू व बोलिविया की सीमा के ऊपर विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका झील बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 3811 मीटर है और इसी पर ही इंका सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है। कौन सा? टिटिका झील के आसपास वाला क्षेत्र जो पेरू और बोलिविया की ही सीमा के ऊपर स्थित है। लोकेशन देखना चाहें, ये बोलिविया है, ये पेरू, इसकी सीमा के ऊपर स्थित है। एंडीज पर्वतमाला में 3811 मीटर ऊंचाई पर है। टिटिकाका झील है जो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। नहीं नौकायन जहां प्रमुख रूप से क्या है होता है। इसके बाद बात करते हैं कि ब्राजील विश्व में सोयाबीन के उत्पादन के अंदर यानी ब्राजील का द्वितीय स्थान आता है। और यदि मैग्नीज खनिज है उसके उत्पादन में ब्राजील का तृतीय स्थान आता है। इसके बाद आगे हम यदि देखना चाहें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। कौन सा? ट्रांस इंडियन रेल मार्ग स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मेटकोबो झील और ओर्निको नदी बेसिन यानी प्रसिद्ध है तेल उत्खनन के लिए। और वेनेजुएला विश्व के अंदर यानी दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश है वेनेजुएला। और यानी यहाँ पर ही यह मुख्य रूप से क्या है मेटकोबो झील पर यानी स्थित है। पेरू तट के सारे प्रवाहित होने वाली जो ठंडी धारा पेरुवियन धारा या जिसको हम्बोल्ट धारा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद पराग्वे और पराना नदी ब्राजील से निकलती है। ये आ जाती है पराग्वे और ये पराना और ये मिलते हैं तो लाप्लांटा नदी के नाम से जाना जाता है। और लाप्लांटा की खाड़ी का निर्माण भी करती है जिसकी लोकेशन ये है लाप्लांटा की खाड़ी के अंदर है। यानी ये नदियां किस रूप में रियो दियो प्लांटा नदी के रूप में प्लांटा की खाड़ी में गिरती है।
फिर बात करते हैं, चिली विश्व का सर्वाधिक तांबे का उत्पादन करता है। और यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है कि चिली की एक प्रमुख खान है चुकीमाटा झील, चुकीमाटा खान, कौन सा खनिज उत्खनन होता है? तो तांबा निकलता है, ये वे एंडीज पर्वत श्रेणी के अंदर स्थित है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में यानी जलवायु अनुकूल होने, यानी शीत उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, सघन वन पाए जाते हैं, सघन जीव जंतु और पादप समुदाय पाए जाते हैं। विश्व के 25% वन यानी इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर पाए जाते हैं। और इस महाद्वीप की यदि हम बात करते हैं स्थिति, यानी इस महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल के 40% भाग पर है, यानी वनस्पति वन संपदा है वो पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं पुंता ओरेनास चिली तथा तेरा डेल फ्यूगो द्वीप, यानी ये याद आ जाता है, यानी पुंता ओरेनास यानी जो अर्जेंटीना और यानी चिली के अंदर स्थित है, आधा अर्जेंटीना आधा चिली, और इधर आ जाता है तेरा डेल फ्यूगो के बीच एक जल संधि का निर्माण होता है जिसको मैगलेन जल संधि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यानी तेरा डेल फ्यूगो और दक्षिण में अंटार्कटिका के बीच एक जल संधि है जिसको ड्रैकन जल संधि के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा हमने डिस्कस कर लिया था कि पनामा जल संधि है, इधर तो यानी उत्तरी प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर को जोड़ती है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है। तो आज का वीडियो अपने यहीं समाप्त करते हैं। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।